नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। 100 साल की सबसे भयंकर बारिश से तमिलनाडु में तबाही मची हुई है। यहां अब तक 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य भर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। इन लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जहां इन्हें आवश्यक मदद दी जा रही है। हालांकि फिलहाल यहां बारिश रुकने से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने चेन्नई में फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई गई है। यहां खाने का इंतजार कर रहे भूखे प्यासे लोगों ने राहत की सांस ली। नेवल एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में राहत का सामान लेकर जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो देखा कि पानी से बचने के लिए लोग घरों की छतों पर पहुंच गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि यहाँ सड़क है और कहाँ पार्क, ये फर्क करना मुश्किल है। पानी इतना है कि कार की लेवल छत नजर आ रही है। तमिलनाडु के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें पहुंची और पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की 7 और टीमें चेन्नई पहुंची। अब कुल 29 टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हैं, जिनमें 1000 से ज्यादा सेना के जवान शामिल हैं। लोगों को निकालने के लिए 100 से ज्यादा बोट लगाई गई हैं। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट बंद होने से पास के नेवल एयरबेस की मदद ली गई। चेन्नई में बाढ़ की वजह से एयरपोर्ट ठप है। यहां 6 दिसंबर तक एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। ऐसे में एयर इंडिया ने चेन्नई जाने के लिए और चेन्नई से आने के लिए यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए। ऐसे यात्री जिनके पास हवाई टिकट है, उन्हें दक्षिण भारत की 10 जगहों में से किसी भी जगह आने जाने की छूट दी जा रही है। बाढ़ से बिगड़ते हालात का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी चेन्नई पहुंचे। पीएम मोदी वेल्लोर के अलारकोरम नेवल बेस पहुंचे, राहत और बचाव काम का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु की सीएम जयललिता से मुलाकात की और तमिलनाडु को 1000 करोड़ की मदद का ऐलान किया। वहीं इसके बाद पीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। साथ ही केंद्र सरकार के बाढ़ के चलते 11 दिसंबर तक राज्य के सभी राज्य मार्गों पर टोल न लेने की घोषणा की। कल लोकसभा में भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई बाढ़ पर बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि चेन्नई में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हैं। चेन्नई में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसकी वजह से चेन्नई टापू में तब्दील हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत के राम मंदिर पर दिए बयान का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी नेता विनय कटियार ने कहा कि सरकार के रहते ही राम मंदिर बनेगा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, लेकिन बीजेपी तारीख तय करे। साथ ही कहा कि यूपी चुनाव आ रहे हैं, अगर इस समय तारीख तय नहीं की गई तो आगे समस्या। राम मंदिर बनाने के संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू समेत तमाम राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सूबे में जब तक उनकी सरकार है, किसी को यहां का माहौल खराब नहीं होने देंगे। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी से देश में हालात बिगड़ सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के वक्त ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। एनसीपी नेता माजिद मेनन और लेफ्ट नेता डी राजा ने कहा कि संघ के ऐसा बयान देना, केंद्र सरकार जब तक ऐसा बयान दे तब तक इसकी कोई अहमियत नहीं है। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि केजरीवाल सरकार सदन में जन लोकपाल बिल पास करा लेगी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि तमाम बिलों के चलते अगर ये बिल आज पास नहीं हो पाए तो सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। उधर गुरुवार को केजरीवाल सरकार के लोकपाल बिल के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली विधानसभा के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने लोकपाल बिल को सरकारी लोकपाल बिल बताते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी लोकपाल बिल पर जमकर निशाना साधा। समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी लोकपाल बिल में बदलाव के लिए कुछ सुझाव दिए। अन्ना हजारे ने ये सुझाव आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह से मुलाकात के दौरान बताए। सूत्रों के मुताबिक अन्ना की दोनों मांगों को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। उधर
प्रशांत भूषण ने भी अन्ना से उनके गांव रालेरगढ़ सिद्धि में मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट कर बताया कि अन्ना ने बोला है कि 2015 के लोकपाल बिल में काफी खामियां हैं। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को विधायक के वेतन भत्ते बढ़ाने का संशोधन बिल अचानक विधानसभा में रखा और उसे चर्चा कर पास कर दिया। राजधानी के विधायकों की सैलरी अब 3 गुना हो जाएगी, यानी कि अब विधायकों को 88,000 से बढ़कर 2,35,000 मिलेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है। नवाब मलिक के मुताबिक उन्हें रवि पुजारी ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी। नवाब मलिक ने धमकी मिलने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में एफआईआर दर्ज हुई। दिग्विजय सिंह एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने का आरोप है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ईओडब्ल्यू ने दिग्विजय के अलावा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया और आरकेजीएफ कॉलेज के मालिक सुनील कपूर को भी आरोपी बनाया। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। शिवसेना के 10 मंत्रियों ने साल भर के कामकाज का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। इसी मौके पर उद्धव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ वादों की बरसात कर रहे हैं, जमीन पर कुछ काम नहीं कर रहे। उद्धव ने अपने मंत्रियों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि शिवसेना सरकार से सारे सवालों का जवाब विधानसभा में मांगेगी। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे शशि शिंगणापुर के मंदिर में महिलाओं के द्वारा पूजा किए जाने पर लगी रोक के पक्ष में बयान देती नजर आई। पंकजा ने कहा कि शनि हनुमान के अंश हैं और हनुमान ब्रह्मचारी थे, जिसके चलते उनके यहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं और ये प्रथा का हिस्सा है। पंकजा मुंडे ने कहा कि उनके जन्म से पहले से ही वहां पर महिलाओं के जाने पर पाबंदी है और धार्मिक परंपराओं को महिलाओं के अपमान से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बता दें कि यह इस मंदिर में महिला द्वारा पूजा करने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण करने के मामले पर काफी विवाद हुआ था। 14 साल बाद फिर एक बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति की नीलामी होनी है। 9 तारीख को बोली लगेगी। इस नीलामी वरिष्ठ पत्रकार बाबा कृष्णन भी हिस्सा लेने वाले हैं। दक्षिण मुंबई की पाक मोजा स्ट्रीट पर बना दिल्ली जायका होटल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का इस होटल की नीलामी की शुरुआत जो कीमत रखी गई है वो 1 करोड़ 18 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस का दावा है कि जासूसी कांड से जुड़े सेना के लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें से एक जम्मू में और दूसरा सिलीगुड़ी में पोस्टेड है। दोनों जूनियर कमिश्नर ऑफिसर से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि सबूत मिलने पर दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। अगले 11 दिनों तक कोलकाता पुलिस आईएसआई के इस एजेंट से पूछताछ करेगी। कोलकाता से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट शेख बादल को 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हरियाणा के पलवल में मान से भरी एक गाड़ी मिलने के बाद जबरदस्त हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर के सहयोगी की जमकर पिटाई की। मौके पर पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इलाके के एसएचओ भी घायल बताए जा रहे हैं। बाद में पुलिस को बचाव के लिए हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों को ढेर करने के बाद फिलहाल सेना तलाशी अभियान चला रही है। जानकारी के मुताबिक सर्विलांस और सतर्क जवानों के जरिए सेना को आतंकियों के एक गुट के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना ने उन्हें घेर कर 3 आतंकियों को मार गिराया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट अहम फैसला सुनाएगी। अदालत सीबीआई द्वारा दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट में विरोध में दंगा पीड़ितों ने भी अदालत के सामने अर्जी रखी थी। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने टाइटलर को तगड़ा झटका दिया था। सीबीआई ने अपने पहले के रुख से पलट अदालत को बताया कि इस मामले में उसे आगे की जांच की जरूरत है। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब के होशियारपुर की एक अदालत ने बाबा रामदेव को एससी एक्ट के तहत समन भेजा है। बता दें कि इस एक्ट में अग्रिम जमानत की प्रावधान नहीं है। ऐसे में बाबा रामदेव गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये मामला 2014 का है, जब बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वो दलितों की बस्तियों में हनीमून मनाने जाते हैं।
दिल्ली के निर्भया रेप मामले का नाबालिग आरोपी 22 दिसंबर को रिहा हो जाएगा। उसकी रिहाई पर निर्भया के माता पिता ने नाराजगी व्यक्त की है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के फैसले के मुताबिक नाबालिग आरोपी रिहाई के बाद किसी एनजीओ की निगरानी में रहेगा और उसे उचित शिक्षा दी जाएगी। वहीं निर्भया के माता पिता ने इस पर असहमति जताते हुए उसे जेल में ही रहने और बाकी आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग की है। उधर नाबालिग आरोपी की क्रूरता और महज 3 साल की सजा को देखते हुए कानून में बदलाव की बहस फिर से होने लगी। यूपी के औरैया में एक शख्स ने जान पर खेलने वाला स्टंट किया और पटरी के नीचे लेट गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। ट्रेन गुजरने के बाद युवक तो बच गया, लेकिन उसकी हरकत से बौखलाए लोगों ने उसे दौड़ा लिया। हालांकि वो उनकी पकड़ में नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का आगामी 12 दिसंबर को वाराणसी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी आबे के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में डिनर होस्ट करेंगे और साथ ही दोनों नेता काशी में गंगा आरती के दर्शन भी करेंगे। इस हाई प्रोफाइल विजिट के लिए यहां एक और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं काशी के लोग भी अपने विशिष्ट अतिथि के स्वागत के लिए अनूठी तैयारी कर रहे हैं। वाराणसी के एक बुनकर ने पीएम मोदी और शिंजो आबे के लिए पारंपरिक शैली में बेहद अनूठा दुपट्टा तैयार किया है, जिस पर महात्मा गांधी का चरखा काटते हुए चित्र है और उनका प्रिय भजन वैष्णो जन को बुना गया है। इस महीने के अंत में गूगल के सीईओ और भारतीय मूल के सुंदर पिचाई अपने पहले ओवरसीज दौरे पर इंडिया आ रहे हैं। इस विजिट के दौरान वो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति भवन में उनके लिए खास आयोजन भी किया जाएगा। पिचाई अपने भारत दौरे में देश भर के बच्चों से मुलाकात कर एक ओपन इवेंट के साथ शुरुआत भी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सुंदर पिचाई के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला भी हैदराबाद आएंगे। गर्लफ्रेंड और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक लुटेरा बन गया। दिल्ली पुलिस ने युवक को पश्चिमी दिल्ली के विकास नगर इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ताइक्वांडो के फन का इस्तेमाल का महज 30 सेकंड में इस्तेमाल कर शिकार कर देते थे लोगों को बेहोश। पुलिस के मुताबिक रात के अंधेरे में अकेले जा रहे शख्स को सूरज अपना निशाना बनाता था। लूट के लिए सूरज शिकार के गले की पीछे का एक नस ऐसा दबाता था जिससे वो बेहोश हो जाता था और फिर अपने साथियों के साथ लूटपाट को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सूरज अपने साथियों के साथ 1 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुका था। महाराष्ट्र में एक ऐसे किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है जो पिछले 3 साल से विदर्भ में रहने वाले गरीबों और मजदूरों को पैसों का लालच देकर उनकी किडनियां निकाल लेता था। एजेंट मदद करने के नाम पर पैसे उधार देते थे और पैसा नहीं लौटा पाने पर जो पीड़ित शख्स होते थे उनकी किडनी बेचने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। पासपोर्ट बनाकर पीड़ितों को श्रीलंका ले जाया जाता था और यहां उनकी किडनियां निकाल ली जाती थी। जांच में सामने आया कि अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट में दलालों के अलावा डॉक्टर्स, पासपोर्ट एजेंट सहित श्रीलंका के कुछ लोग भी शामिल हैं। मुंबई पुलिस ने अरब सागर में डीजल की चोरी करने वाले तस्करों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। तस्करों का ये गिरोह पिछले कई महीनों से विदेशी जहाजों से डीजल की चोरी करता था। तस्करी के इस खेल में एक विदेश जहाज के मैनेजर के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के दौसा में एक शख्स ने अपनी पत्नी के अपहरण के शक में अपने पड़ोसी और रिश्तेदार के 4 साल के बेटे को अगवा कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चों को भी बरामद कर लिया। अजय को शक है कि उसकी पत्नी के गायब होने में सुरेश का हाथ है। इसका बदला लेने के लिए उसने सुरेश के बेटे अमन का अपहरण किया। दरअसल 2 महीने पहले अजय की पत्नी सपना सुरेश की पत्नी सीमा के साथ जयपुर के पास डिग्गी मेले में गई थी, लेकिन लौटी नहीं थी। किशनगंज के रामपुर में बच्चों को ले जा रही एक बोलेरो को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो के ड्राइवर समेत 6 स्कूली बच्चों की मौत हो गई।
पुलिस के देर से पहुंचने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़कर किसी तरह भीड़ को तितर बितर किया। मुंबई के कलवा देवी इलाके में सिलेंडर में धमाका होने से इमारत में आग लग गई। इमारत में फंसे लोगों को समय रहते बचा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैनपुरी के बीबर कस्बे में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से चोर रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। इस दौरान चोरी की यह वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। यूपी में बस्ती सदर तहसीलदार पर पीड़ित महिला की तहरीर पर रेप का केस दर्ज किया गया है। बता दें कि 2 महीने पहले पीड़ित महिला ने तहसीलदार पर शादी का झांसा लेकर फंसाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में गुर्गे भिलाई इलाके में महिला से रेप के बाद जिंदा जलाने का आरोप लगा है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि महिला दुर्ग की रहने वाली है और शादी पार्टियों में खाना बनाने का काम करती है। इसी बहाने एक युवक महिला को साथ ले गया और उसके साथ रेप कर आग के हवाले कर दिया। बिहार के दानापुर में युवती से छेड़छाड़ कर रहे युवक की जमकर पिटाई कर डाली, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेरठ के दरौला इलाके में फोटोग्राफर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिए। आपको बता दें कि 32 साल के फोटोग्राफर दिनेश की बीते रविवार धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और उसका शव सोमवार सुबह हाईवे किनारे मिला था। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच में करोड़ों का सट्टा लगाते गिरोह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 12 लोगों को हिरासत में लिया। इसके पास से पुलिस ने 70 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 3 टीवी सहित करीब 21,000 की नकदी और 20 हिसाब किताब के रजिस्टर बरामद किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 231 रन बना लिए। रहाणे 89 और अश्विन 6 रन बनाकर नाबाद हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए डेन पीट ने 4 और वॉट ने 3 विकेट लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग को आज दिल्ली टेस्ट शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने और डीडीसीए ने सम्मानित किया। इस मौके पर सहवाग अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। अपने फेयरवेल स्पीच में सहवाग ने अपनी सभी कोच, कप्तान और पुराने साथियों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो धोनी का नाम लेना भूल गए। आपको बता दें कि डीडीसीए ने कोटला मैदान में दोनों बॉलिंग एंड्स का नाम वीरेंद्र सहवाग की 2 ट्रिपल सेंचुरी 319 और 309 के नाम पर रख दिया है। हॉकी वर्ल्ड लीग में क्वार्टर फाइनल में आज भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर दी। अपनी फिल्म दिलवाले को प्रमोट करने के लिए शाहरुख खान फिल्म की पूरे स्टार कास्ट के साथ लंदन में नजर आए। दिलवाले 18 दिसंबर को रिलीज होगी। बता दें, शाहरुख के भारत में जितने फैन हैं उतने ही विदेशों में भी हैं, इसलिए शाहरुख दिलवाले को प्रमोट करने वहां पहुंचे। रणवीर सिंह अपनी फिल्म बाजीराव मस्तानी का प्रमोशन करने नागपुर पहुंचे। वहीं बाजीराव का दिलवाले के साथ कंपटीशन के बारे में जब सवाल उनसे पूछा गया तो रणवीर ने कहा कि उन्हें किसी भी क्लैश का कोई डर नहीं है, उन्हें अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है।